स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सी लैंग्वेज डेवलप किसने किया था। ठीक है, तो सी लैंग्वेज हम लोग का जो था वो डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। तो बात रही बाकी चारों की, बाकी तीन लोग जो बचते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। तो बजान स्ट्राउस्ट्रुप की अगर हम बात करें तो इन्होंने सी प्लस प्लस डेवलप किया था, जेम्स कॉस्लिंग ने जावा डेवलप किया था, और गाइडो वेन रसम ने हमारा पाइथन डेवलप किया था। ओके, तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सी प्लस प्लस आपका इधर बजान स्ट्राउस्ट्रुप, जावा आपका जेम्स कॉस्लिंग, और पाइथन जो था वो आपका गाइडो वेन रसम द्वारा इन्वेंट किया गया था। अच्छा, एक चीज बेसिक में पूछना चाहूंगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारी थ्री टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सी आपकी किस कैटेगरी में लाइक करती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सी हमारी हमेशा मिडिल लेवल लैंग्वेज के क्राइटेरिया में आती है। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी फीचर हो और लो लेवल लैंग्वेजेस के भी फीचर हो। ओके, तो सी लैंग्वेज जो आपकी थी ये आपकी एक लौती ऐसी है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज में बिलोंग करती है। और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज में बिलोंग इसलिए करती है बिकॉज सी लैंग्वेज जो आपकी थी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जिसकी मदद से आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना पाए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे हम लोग उसमें, वो क्या काम करता है, क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे वो रोल्स फॉलो करता है, वो सब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सीरीज में आगे उन सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये बेसिक चीज आप ध्यान रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ टिल्टेड होती है। लाइक आपको कुछ प्रिंट कराना है तो सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं। प्रिंट से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कोई चीज डिस्प्ले करने के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, सी मिडल लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी फीचर है। तो प्रिंटफ was a high level language features, like लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं वो क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज के पास होएगी, इस कारण से वो वहां पे होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ क्योंकि सी लैंग्वेज के थ्रू हम मेमोरीज को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, जो कि लो लेवल लैंग्वेज का फीचर होता है, इस कारण से इस मिडिल लेवल लैंग्वेज को कहा गया क्योंकि सी के पास लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि सी लैंग्वेज डेवलप कब करी गई थी। तो सी लैंग्वेज हमारी 1972 में डेवलप करी गई थी डेनिस रिची द्वारा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे सी में कितने कीवर्ड्स हैं, कितनी मतलब कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं हमारी सी लैंग्वेज के पास। तो पहले कीवर्ड्स हम लोग ये जान लें कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो कीवर्ड्स हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा रिजर्व कर लिए गए हों। ठीक है, फॉर देयर स्पेशल पर्पस, उनके मतलब को कंपाइलर तक पहुंचाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आईएनटी है। आईएनटी एक तरीके का रिजर्व्ड वर्ड्स है जो कि हमको बताता है, एक वेरिएबल डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आईएनटी इज अ डेटा टाइप बेसिकली। तो अगर कंपाइलर के द्वारा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कुछ स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं और कुछ स्पेशल मतलब प्रोवाइड करते हैं, उसकी मदद करते हैं चीजों को करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज में जो है, सी लैंग्वेज में हमारे पास 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हमारे सी में हैं। ऑटो, कॉन्स्ट, डबल, फ्लोट, आईएनटी, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसका एक बार देख सकते हैं लिस्ट। इस लिस्ट को आप एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अब हेडर फाइल पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हेडर फाइल जो कि प्रिंटफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करी जाती है। अच्छा, पहली चीज तो हम एक चीज यहाँ पे अगर समझना चाहें कि फंक्शन क्या होता है और हमें कैसे ये चीज पता चली कि प्रिंटफ हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा एक स्पेशल एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which is used to perform special task. ओके,
तो फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा प्रिंटफ है यहाँ पे, तो ये प्रिंटफ जो है ये हमारी चीजों को जो भी हम चाहते हैं हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन को यूज किया जाता है। ठीक। अब फंक्शंस हमारे कितने तरीके के होते हैं? फंक्शंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, अगर हम देखें, पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शंस, या इसको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, जो कि पहले से डिफाइंड है कि ये क्या काम करेंगे, पहले से ही हमारे सी के कंपाइलर के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये क्या काम करेंगे। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और यूजर उनको डिफाइन करता है कि ये जो नया फंक्शन हमने बनाया है ये क्या काम करेगा। ठीक। तो दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो उसी प्रकार देखा जाए तो प्रिंटफ जो हमारा है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है या प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक, इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड फंक्शन। और हमको कैसे पता चला कि प्रिंटफ एक फंक्शन है? तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नाम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ तो वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो हमारा फंक्शन होएगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। कुछ केसेस में जैसे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे लिखा हो, या फॉर के आगे लिखा हो, या वाइल के आगे लिखा हो, इन सभी केसेस में ये आपका फंक्शंस नहीं है। ठीक, फॉर और वाइल आपका लूप स्टेटमेंट्स है और इफ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इन केसेस को छोड़ के जहां कहीं भी आपको पैरेंथेसिस अगर दिखता है तो वो हमारा फंक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब प्रिंटफ है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन, यानी इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पहले से लिखी होगी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो भी हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो हेडर फाइल के अंदर लिखी होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे हेडर फाइल का मतलब जानना चाहें तो हेडर फाइल क्या होगा? हेडर फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। इट इज अ collection of predefined or library functions. ठीक, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। तो प्रिंटफ की डेफिनेशन किस हेडर फाइल के अंदर दी गई है, यहाँ पे की क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा बेसिकली stdio.h के अंदर प्रिंटफ की डेफिनेशन दी गई है। और stdio.h के अंदर stdio का फुल फॉर्म क्या होता है? तो stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इट इज अ हेडर फाइल। डॉट एच इज डिनोटिंग दैट इट इज अ हेडर फाइल। ओके, तो अगर हम और देखें तो stdio.h के अंदर हमारा scanf फंक्शन भी आता है। ठीक, scanf printf दोनों फंक्शंस हमारे stdio.h के अंदर आते हैं। बाकी अगर हम देखें conio.h की बात करें तो conio मतलब console input output, जो console रिलेटेड फंक्शंस हैं, लाइक आपका क्लियर स्क्रीन हो गया जो स्क्रीन को क्लियर करेगा, और आपका getch हो गया जो स्क्रीन को रोक के रखता है। ये दोनों फंक्शंस जो हमारे हैं ये दोनों हमारे getch के अंदर आते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं लाइक strcmp, जो कि स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, strrev स्ट्रिंग रिवर्स, बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, strcat, और सिमिलरली और बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग के ऑपरेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होते हैं। उनकी डेफिनेशन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर दी गई है। सिमिलरली मैथ्स रिलेटेड फंक्शन जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है, वो सब फंक्शंस आपके मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होते हैं। होपफुली आपको ये सभी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कमेंट्स लिखने का तरीका। अगर हम सी में कमेंट्स लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो कमेंट्स लिखने के बेसिकली कमेंट्स होते क्या है पहले हम लोग अगर ये समझ लें, तो कमेंट हमारा जो होता है वो बेसिकली होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ठीक, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करते, ये केवल लिखे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। किस लाइन में क्या काम हो रहा है हमें ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए, जिससे कि कोई दूसरा अगर हमारा प्रोग्राम खोलता है तो वो समझ पाए कि इस लाइन में क्या किया गया है, ये चीज बताने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो कमेंट्स हम लोग लिखते कैसे हैं? कमेंट लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, वो दोनों तरीके यहाँ पे मेंशन्ड है, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना होता है तो आप दो बार स्लैश लगा के सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो आपका सिंगल लाइन कमेंट में आ जाएगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करना होता है तो आप स्लैश फिर एस्ट्रिक फिर कमेंट लिखते हो, फिर एस्ट्रिक फिर स्लैश लगाते हो। ठीक, तो दिस इज यूज टू डिनोट मल्टी लाइन कमेंट
इन सी। होपफुली आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? सी किस प्रकार की भाषा है या लैंग्वेज है? तो सी हमारी जो है ये हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? इफ समथिंग वी आर डूइंग एंड वी आर प्लेसिंग सम ब्लॉक ऑफ कोड इन अ कर्ली ब्रेसेस, बेसिकली दैट इज नोन एज अ प्रोसीजर। उसको हम रूटीन्स या सब रूटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे इफ लिखा, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए और कहा कि आप यहाँ पे कोई चीज को प्रिंट करो। फॉर एग्जाम्पल हेलो प्रिंट करने को कहा गया। तो यहाँ पे अगर इफ का स्टेटमेंट सही है तो हम इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी एक ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आप इस कोड के अंदर, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जा रहे हो। तो सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू मीन बाय अ प्रोसीजर। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। वहां पे सब कुछ हम लोग रियल वर्ल्ड मॉडल के बेसिस पे फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो रियल वर्ल्ड बेस होती है। सारे कॉन्सेप्ट हमारे रियल वर्ल्ड से लिए जाते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका एग्जांपल सी प्लस प्लस आपका हो जाएगा, जावा हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजरल में आपका सी आ जाएगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शंस, जहां पे केवल फंक्शंस की ही मदद से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग स्क्रिप्ट्स बना के काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी? कौन सा ऐसा यहाँ पे वर्ड लिखा है जो कि डेटा टाइप नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हमारा नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी प्रकार के डेटा के टाइप को बताता है। ठीक, तो डेटा के टाइप को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टू लिखा, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा। सो ये किसी तरीके का डेटा है, और ये किस तरीके का है जैसे कि आप देख के ही समझ पाओगे, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे अगर हम int लिख दें तो ये int जो है ये इस जो डेटा था उसका टाइप बता रहा है। ठीक, तो कितने तरीके के, जितने टाइप के डेटा होते हैं उतने तरीके डेटा टाइप्स होंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा int डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, रियल डेटा टाइप नहीं होता, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो भी हमारे मेंशन्ड है। ठीक है, डेटा टाइप पर्टिकुलरली अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो डेटा टाइप हमारा डिफाइन करता है कि हमारा वेरिएबल किस तरीके के डेटा को अपने पास स्टोर करेगा। डेटा टाइप्स बेसिकली तीन चीजें बताता है कि कोई वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को अपने पास रखेगा, दूसरा जो भी वैल्यूज रहेंगी उनकी रेंज क्या होगी, और तीसरा इन वैल्यूज के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, ये तीन चीजें हमको डेटा टाइप बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने int a लिया इक्वल्स टू 2 लिखा, तो अब a जो है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक, अब a जो है ये इसके अंदर हमने 2 स्टोर कराया है, a इज अ वेरिएबल। ठीक, अगर a हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने 2 स्टोर किया हुआ है, तो हमको ये पता चल रहा है फ्रॉम द हेल्प ऑफ डेटा टाइप कि a जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही अपने पास स्टोर करा के रख पाएगा। दूसरी बात, इसकी रेंज क्या होएगी, दैट रेंज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेटा टाइप का साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग int का साइज 2 बाइट्स लेते हैं, ठीक, 2 बाइट्स अगर हम int का साइज लेते हैं तो इसकी जो रेंज होएगी वो आपकी -32768 से +32767 तक जाएगी, 32767 तक प्लस में। ठीक, इतनी वैल्यूज ये स्टोर कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो किस कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर,
ये भी हमारा डेटा टाइप बताता है, लेकिन जैसे कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर हम प्लस कर सकते हैं, 2 + 2 कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं कैरेक्टर अगर कर देते किसी डेटा टाइप किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते, तो वहां पे ये चीज प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम क्या आती? जैसे हमने कैरेक्टर लिखा, एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने ए स्टोर कराया। अब इसके ऊपर हम क्या प्लस ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं? क्या हम a + a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर ये ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेटा टाइप हमारी ये सारी चीजें आपको बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। सी हमारा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे आईएनटी डेटा टाइप का साइज पूछा है। तो आईएनटी डेटा टाइप का साइज जो सी के अंदर होता है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट का है, 64 बिट का है, कितने बिट्स का है, उसके ऊपर आपका साइज ऑफ आईएनटी डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका आंसर सिस्टम डिपेंडेंट होएगा। देन कमिंग ऑन टू द ऑपरेटर क्वेश्चन, ये ऑपरेटर पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। डबल इक्वल्स टू जो आपका होता है ये कंपैरिजन इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज होता है। और ये वाला जो है ये आपका नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है। ओके, ये आपका नॉट इक्वल्स टू को दर्शाता है। तो ये दोनों जो आपके हैं वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जो कि दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर हम लोग सी की बात करते हैं, अगर सी में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करा रहे हैं और अगर ये ट्रू है तो सी क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा? तो अगर कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू आती है तो सी आपको ट्रू लिख के नहीं देता, इसके बजाय ये 1 से डिनोट करता है ट्रू वैल्यू को। और वी कैन से ये कोई भी नॉन जीरो वैल्यू से ट्रू को डिनोट करता है। ठीक, अगर यही चीज यहाँ पे फॉल्स होती, लाइक हम कहें 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो फॉल्स को जो हमारा सी होगा वो 0 से डिनोट करेगा। ठीक, ओनली जीरो वैल्यू, नॉन जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो वो आपका ट्रू होएगा, जीरो जो होगा वो आपका फॉल्स को डिनोट करेगा। Coming on to the next question, what is the default value of static variable in C? Static variable जो हमारे बनाए जाते हैं, वेरिएबल कई प्रकार के बनाए जाते हैं, ऑटो होता है, आपका स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है, रजिस्टर होता है, 4 तरीके के वेरिएबल्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें से स्टैटिक वेरिएबल जो है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पे पूछा गया है। तो स्टैटिक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। ये टेबल आपको बताएगी कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो ऑटो टाइप का है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी, यानी कि कुछ भी हो सकती है। एक्सटर्न अगर है तो एक्सटर्न के लिए 0, स्टैटिक के लिए 0 एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए आपकी वैल्यू जो होगी डिफॉल्ट वैल्यू वो गार्बेज वैल्यू अगेन होगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे आपके लिए 10 क्वेश्चंस। तो आपको अगर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग से पूछ सकते हो। हम लोग डाउट सॉल्व करने के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट होंगे उनसे रिलेटेड एक अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आप सभी के डाउट सॉल्व हो पाए। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग TRE 4.0 में सिलेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा प्रयास आप अगर करते हो तो बहुत आसानी से आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो होपफुली आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जिसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू एवरीवन।